हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी हार्ट टू हार्ट। मेरे ना ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो कि जूलॉजी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी मुझको सब्सक्राइब किए हैं, मुझको सपोर्ट किए हैं। एंड थैंक्स, मेनी मेनी थैंक्स टू देम मुझको सपोर्ट करने के लिए। मैं आज ये टॉपिक, एक डिज़ीज़ का जो टॉपिक मैं ली हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए किसी भी डिज़ीज़ के बारे में। क्योंकि कुछ भी अगर हमको जान के अच्छा लगता है ना कि हाँ हमको पता है ऐसे, तो वो जानना चाहिए। ये टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा जो सुपरस्टार जो अमिताभ बच्चन है, उनको भी हेपेटाइटिस हुआ था मतलब अभी भी वो, ये 20 ईयर से ज़्यादा हो चुका है, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। वो खुद का इलाज करवा रहे हैं एंड वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि मोटिवेट कर रहे हैं बाकी रोगियों को कि जो भी हेपेटाइटिस पेशेंट है उनसे उनको अवॉइड मत कीजिएगा, उनसे अच्छे तरह से व्यवहार कीजिएगा। क्योंकि किसी भी रोगी को ना हमको उनको ना परिवार की ज़रूरत होता है, इलाज की ज़रूरत होता है और समाज की ज़रूरत होता है, तभी वो जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं, मतलब ठीक रहते हैं। तो ये ऐसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि वो खुद इससे गुजरे हैं, जो कि अभी इलाज करवा रहे हैं, तो ठीक है। तो ओनली द प्रॉपर ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ट्रीटमेंट में रहने से सब कुछ ठीक होता है, जो कि उनको ऐसे सेपरेट फील मत करने देना कि नहीं, छूने से हेपेटाइटिस होता है, ऐसा नहीं होता है। हेपेटाइटिस मैं आगे चल के बताऊँगी कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। हेपेटाइटिस जानने से पहले मैं आपको लीवर के बारे में बता देती हूँ। लीवर ना एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसका स्पेशलिटी क्या है ना, इट इज़ द ओनली ऑर्गन दैट इज़ एबल टू रीजनरेट इटसेल्फ। ये खुद को रीजनरेट कर सकता है। अगर किसी का भी लीवर डैमेज हुआ है ना, तो वो ना डैमेज टिश्यू को भी रिपेयर कर सकता है बाय न्यू सेल। ये इसका खासियत है। लीवर अगर ठीक रहेगा तो हमारा बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है, हमारा ब्लड जो है वो क्लीन रहेगा एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है सर। एंड इट कैन ऑल्सो रिपेयर द डैमेज टिश्यूज। सो ये सारा हो गया जो फंक्शन टाइप के हो गए, जो कि आपको पता चल जाता है कि लीवर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हेल्दी रखना भी कितना इम्पोर्टेंट है। अगर तो हेपेटाइटिस जो क्या है ना, इसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। लीवर में प्रॉब्लम होना, लीवर का डैमेज होना। तो कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये हेपेटाइटिस किस वजह से होता है? जो हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो कि 6 प्रकार के फॉर्म में होता है, 6 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। ये याद रखने में बहुत ईजी है, ABCDE, बस ABCDE एंड G। ये हो गया हमारा 6 हेपेटाइटिस वायरस। ये हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस एंड जी वायरस। तो ये सारे जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस किस वजह से, ये इस वायरस से भी हो सकता है, ये सारे वायरस से हमको हेपेटाइटिस हो सकता है। उनमें से ना हेपेटाइटिस बी जो होता है, इट इज़ द ओनली डिजीज दैट इज, इट इज़ कॉल्ड द STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन सब में से यही वो है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। इट इज़ द ओनली दिस हेपेटाइटिस बी। सो ये अब तक का हमारा जो दिखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब डेंजरस साबित हुआ है। क्योंकि मैं आगे जाके भी बताती हूँ। ये जो ए जो है, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है, दिस इज द, ये क्या कॉज करता है? एक्यूट लिवर डिजीजेस। डिजीज याद करना आसान हो जाएगा। ए फॉर एक्यूट लिवर डिजीजेस एंड सी फॉर क्रॉनिक। सो ये क्रॉनिक लिवर डिजीजेस। एक्यूट मतलब आपको पता होगा, मतलब थोड़ा सा हुआ है, फिर ट्रीटमेंट होने से वो ठीक हो जाता है। क्रोनिक मतलब बार बार वो इन्फेक्शन होता है या फिर वो डैमेज होता है लीवर, तो ये है क्रॉनिक। उसका मतलब है क्रोनिक, जो कि बार बार होता है। फिर हेपेटाइटिस डी, वो तो डी वायरस से होता है, ई वायरस से, जी वायरस से होता है। पहले क्या है ना, ये जो क्रोनिक लिवर डिजीजेस जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है,
ये सबसे डेंजरस बोला गया था क्योंकि पहले ना इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए और इधर इससे इसके लिए तो लीवर ज़्यादा डैमेज हो रहा था। तो अभी लेकिन अब ना क्या हो रहा है, हेपेटाइटिस बी is considered more serious nowadays. Hepatitis B is considered more serious than that of the hepatitis C, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो है क्रॉनिक लिवर डिजीजेस, ये ना आजकल ये क्यूरेबल है, लेकिन ये क्यूरेबल नहीं है, इट इज़ मैनेजेबल। ये मैनेजेबल है लेकिन नॉट क्यूरेबल। दैटफोर ना ये थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस वाला डिजीज है, अभी ये क्योर हो रहा है दैटफोर, नहीं तो पहले से इसको बहुत ज़्यादा सीरियस कंसिडर किया जा रहा था। अभी हम जानेंगे कि ये हेपेटाइटिस बी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस वाला है, ठीक है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी इज़ अ डीएनए वायरस, और तो ये जो बाकी जो है ना ए सी डी ई ये सारे जो है वो आरएनए वायरस से होते हैं। ये हेपेटाइटिस बी जो है वो डीएनए वायरस है, उसका वायरस एनवेलप है, एंड वो ना सरफेस एंटीजन उसका होता है। सरफेस एंटीजन मतलब उसका खुद का ऐसे सरफेस एंटीजन, उसका सरफेस में जो रहता है वो सरफेस एंटीजन होता है। उसका वायरस एनवेलप है, एंड एनवेलप वायरस है कंटेन द सरफेस एंटीजन, ठीक है। एंटीजन मतलब मैं आपको बताई हूँ, मैं मेरी प्रीवियस वीडियो में एक है, वहाँ पे मैं कोरोना के बारे में भी कुछ बताई थी, एंटीजन एंटीबॉडी वो सारी बातें क्लियर की थी। अब अगर चाहे तो वो वीडियो भी मेरे चैनल में सर्च करके देख सकते हैं। इन्फेक्शन रूट बाय ऑरल रूट, इन्फेक्टेड फूड होगा, वाटर इन्फेक्टेड होगा, उटेंसिल इन्फेक्टेड होगा, जो कि वहाँ पे वो अगर इन्फेक्टेड होगा मतलब वहाँ पे हेपेटाइटिस वायरस कहीं से भी पाया गया होगा, तो अगर वो हम कंज्यूम करते हैं तो फिर हमको भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड सेक्सुअल कंटैक्ट से भी इन्फेक्शन हो सकता है। जबकि मैं बोल रही हूँ हम हेपेटाइटिस बी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इट इज़ द ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, बाकी सब वैसा नहीं है। सो दैटफॉर ये सेक्सुअल कंटैक्ट से भी ये मतलब ये ट्रांसमिट होता है ना। मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, अगर मदर में हेपेटाइटिस वायरस पाया जाएगा हेपेटाइटिस बी, देन इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द चाइल्ड, एंड बोथ प्री नाइटल एंड द पोस्ट नाइटल, जो कि वो जो बच्चा को बर्थ होने से पहले भी हो सकता है, बर्थ होने के बाद में भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हेपेटाइटिस होता है, किसी के ब्लड में हेपेटाइटिस वायरस है तो वो दूसरे के ब्लड से अगर कंटैक्ट में आए तभी भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट किसी का अगर हुआ होगा, उसका उसमें यूज़ किया होगा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी पे यूज़ किया जाए तब भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। देयरफॉर ना ये सब कुछ हमको ध्यान रखना चाहिए। इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है कि हम सब कुछ साफ़ सुथरा यूज़ करें, खाने का चीज़ हो गया, पानी भी प्योरीफाई करके यूज़ करें। अभी जानते हैं जो पैथोजेनेसिस क्या होता है। पैथोजेनेसिस का है, पैथोजेनेसिस मतलब मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस। जब भी हमको हम सिम्टम भी बोल सकते हैं, मतलब जब भी ये इंडिकेशन होता है अगर कुछ ऐसा हो रहा है ये सब कुछ, देन वो डिजीज़ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है अपने बॉडी में। एनोरेक्सिया क्या होता है ना, ये एक तो ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि पीपल को ना मतलब वो फील करते हैं कि वो ज़्यादा मोटा हो गए हैं या फिर ऐसा कुछ, तो वो धीरे कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, वो होता है। ये एक टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर। वीकनेस फील होगा, मानिया मतलब है, मानिया वो जो है मेंटल डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं, जहाँ की आदमी ना वो अचानक से खुशी मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है फिर अचानक से दुखी हो जाता है, वो होता है ये मेंटल डिसऑर्डर हम बोल सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर, नौसिया, नौसिया जो है मतलब वॉमिटिंग लगेगा, वीकनेस लगेगा, मतलब सिकनेस ऐसे फील होता है। फिर वॉमिटिंग ये तो हो गया, पेल टूल होगा, डार्क यूरिन होगा, इसलिए तो डार्क यूरिन हमको बोलते हैं ना, ऐसे पानी सफिशिएंट पियो ताकि यूरिन येलो ना हो, क्योंकि अगर येलो होने से मतलब इंडिकेशन होता है कि ठीक नहीं है पेट, ऐसे बोलते हैं ना। सो डार्क यूरिन होगा। फिर बॉडी
अपीयर्स येलो, येलो हमारा बॉडी भी येलो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। फिर लीवर टेंडरनेस, लीवर टेंडरनेस मतलब लीवर का डैमेज होना, लीवर में पेन होगा। अगर किसी को ना पेट के अपर पार्ट में पेन होता है राइट साइड पे, देन वो थोड़ा सीरियस है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर अपर एब्डोमेन के अगर राइट पार्ट पे उनको पेन हो रहा है। ये लीवर टेंडरनेस हो गया, फीवर भी थोड़ा थोड़ा होगा, तो ये सब हो गया पैथोजेनेसिस। अभी हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ना, जो कि इट इज़ द टाइम बिटवीन द एक्सपोजर विद दैट ऑर्गेनिज्म दैट हेपेटाइटिस वायरस टिल द सिम्टम्स अपीयर, सिम्टम्स आने तक का, और जब वो एक्सपोजर हुआ है उस वायरस के साथ, तब उसे जो टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। दैट मीन्स इट टेक 2 to 6 month हेपेटाइटिस होने के लिए। अगर एक पर्सन में हेपेटाइटिस बी के वायरस से एक्सपोजर हुआ है, तो फिर उसका 2 से 6 मंथ के अंदर उसका जो सिम्टम सारा होना शुरू हो जाएगा। It takes 2 to 6 months. Or for the other forms of the hepatitis, the incubation period is 2 to 6 weeks. Okay. अभी उसका आइडेंटिफिकेशन, अगर किसी को कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करवाना हो कि उसका हेपेटाइटिस है या नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए हमको उसका फीकल मटेरियल को टेस्ट करना होगा बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और बाय एलिसा रिया। दैट इज़, ये दोनों भी टेक्निक है जो कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका भी वीडियो बनाऊं कि एलिसा टेक्निक क्या होता है और रिया टेक्निक क्या होता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। और द बायोकेमिकल टेस्ट जो होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें करने से हमको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हेपेटाइटिस वायरस है या नहीं। तो अभी हम जानेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। मेडिसिन ऐसे लेंगे जहाँ पे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वैसे टाइप ऑफ मेडिसिन हमको लेना चाहिए। और हमको अवॉइड करना चाहिए कैलोरी रिच फूड, अवॉइड करना चाहिए रिच इन ऑयल, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए। और वो लॉट्स ऑफ वाटर, हर केस में एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी बहुत सारे पानी पीना चाहिए, तो हमको सबको पता है। ड्रिंक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। लिक्विड डाइट, उसको फ्रिक्वेंट इंटरवल में उसको लिक्विड डाइट देना चाहिए। और स्टेरिलाइजेशन, उसका सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। जगह खाने का जो उसका थाली है उसको वो फूड शेयर ना करे, और उसका सब कुछ स्टेरिलाइज्ड रहे, साफ़ सुथरा रहे उसका, तो वो हमको ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ फूड शेयर नहीं करना चाहिए। और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट अगर उसके साथ कुछ यूज़ हुआ होगा तो वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, उसको स्टेरिलाइज करके यूज़ करना चाहिए। और वो भूल से भी अल्कोहल एंड स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और भी दो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस है, एक है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है और एक तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या करता है ना, ज़्यादा जब अल्कोहल और स्मोकिंग जो लोग करते हैं तो वो उनका अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है। और एक तो हेपेटाइटिस होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, जब उसका खुद का इम्यून सिस्टम, और जब उसका जो खुद का इम्यून सिस्टम ही उसके लीवर को अटैक करता है, तभी उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब लीवर का डैमेज होना, लीवर का अफेक्ट होना। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, ऑटो इम्यून अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ये भी दो टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस होते हैं। जबकि हमको अल्कोहल और स्मोकिंग टोटली अवॉइड कर देना है इन केस ऑफ हेपेटाइटिस। तो उसका मतलब ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं। और तो मैं जैसे बोली कि जो हेपेटाइटिस सी, डी, ई एंड जी, ये जो सब होते हैं, उनका इतना मतलब अटेंशन इतना ज़रूरी नहीं, मतलब वो ट्रीटमेंट में रहने से जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो हेपेटाइटिस ए, उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस ए है जो कि एक्यूट लिवर डिजीजेस, उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है, इसका भी सीवियर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होता है। और मेडिसिन हमेशा कंप्लीट करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, और हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। अगर हम अनदेखा करेंगे, हम ट्रीटमेंट में नहीं रहेंगे, तो इट कैन बी डेंजर, और पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। इसीलिए उसका ट्रीटमेंट में रहना ज़रूरी है। इन केस ऑफ द हेपेटाइटिस बी तो बहुत ज़रूरी है, बी एंड सी के लिए। और क्या होता है ना, मैं आपको कुछ
प्रोफाइलैक्सिस बता देती हूँ। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है ना, ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द डिजीज प्रिवेंट करने के लिए जो हमको एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि इट इंक्लूड्स द हेल्थ एजुकेशन, हमको सबको हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए। इम्प्रूव द पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड फॉर द हेपेटाइटिस वायरस बिफोर डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन। स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड मतलब कभी कभी मतलब ऐसे टेस्ट करना चाहिए कि टू आइडेंटिफाई अगर बाई चांस वो डिजीज़ है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऐसा टेस्ट करना चाहिए। एंड अवॉइड अनस्टेरिलाइज्ड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को अवॉइड करना चाहिए। ये सारे है कुछ प्रोफाइलैक्सिस जो कि हमको एक्शन ऐसा लेना चाहिए टू प्रिवेंट सच डिजीजेस। मैं अभी और कुछ इम्यूनाइजेशन भी बता देती हूँ। इसके लिए इम्यूनाइजेशन इसके लिए ना 2 टाइप का हो सकता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन भी हम दे सकते हैं एंड एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी हम दे सकते हैं। पैसिव इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है ना, जब हम उसको रेडीमेड एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं उनको, सो दैट वो धीरे धीरे वो रिकवर करे। जो कि अगर किसी पेशेंट एक्सपोजर हुआ है हेपेटाइटिस वायरस से, तो उसको रेडीमेड एंटीबॉडी भी दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा, तो इसलिए उनको रेडीमेड एंटीबॉडी देना पड़ता है। जो कि एंटीबॉडी अगर जाएगा तो वो ये जो सरफेस एंटीजन है ना, जो डीएनए वायरस वाला जो हेपेटाइटिस बी का, इसको ये एंटीजन वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको डिफीट कर देगा। तो फिर ऐसे करके क्योर कर सकते हैं। और जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है ना, अगर किसी को ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है, तो उनमें से वो जो वायरस का जो सरफेस एंटीजन है वो लाया जाता है, और जिस भी इंडिविजुअल को हमको एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है उसके अंदर ये सरफेस एंटीजन उसके अंदर डाला जाता है, सो कि उसका इम्यून सिस्टम नेचुरली डेवलप हो, नेचुरली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसका जो हेपेटाइटिस वायरस है उसको ख़त्म कर देगा। जो कि किसी और की बॉडी से लाके वो जो जिसको ट्रीटमेंट करना है उसमें डाला जाता है। इसको इनएक्टिव करके भी डाला जाता होगा, ऐसे करके भी डाला जाता होगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ उसका ट्रीटमेंट हो गया। अभी ये मेरा जो हेपेटाइटिस, आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा कैसे क्या होता है। ये सिर्फ लिवर के रिलेटेड है, लिवर रिलेटेड डिजीज़ है। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।